देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य की भेद नीति के बारे में दो चीजें बताऊंगा, जिसमें से पहली चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि हमें अपना काम किस तरह से साधना चाहिए, और दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि बिना सामने आए हमें अपने दुश्मनों को किस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहिए। सबसे पहला सूत्र है संपाद्यात्मान मन विच्छेद सहायवान। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि जिस काम में भी आप हाथ डाल रहे हैं उस काम में आपको पूरी सफलता मिले, तो सबसे पहले ना केवल आपको उस काम से रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, बल्कि आपको अपने अंदर उन क्वालिटीज को भी डेवलप करना चाहिए जिससे उस काम को करने में आसानी हो। साथ ही साथ गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए आपको यह भी करना चाहिए कि आपको अपने साथ उन लोगों को जोड़ना चाहिए जिनमें उस काम से रिलेटेड नॉलेज भी हो, क्वालिटीज भी हो और एक्सपीरियंस भी हो। अब सवाल यह उठता है कि अपने अंदर उस तरह की नॉलेज और क्वालिटीज को डेवलप करने की क्या जरूरत है। हम डायरेक्ट ही ऐसे आदमी के पास चले जाते हैं जिसमें नॉलेज भी हो, क्वालिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो। और इसके लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, मानी प्रतिपत्ति मानात्म द्वितीयम मंत्रिण मुत्पादयेत। यानी जब तक आप में खुद में उस काम से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज और थोड़ी बहुत क्वालिटीज नहीं होंगी, तब तक आप सही आदमी को नहीं पहचान पाओगे। सही आदमी से क्या मतलब है? देखिए, सही आदमी से मतलब है वो इंसान जिसमें उस काम से रिलेटेड नॉलेज, क्वालिटीज और एक्सपीरियंस आपसे बहुत 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 ज्यादा है। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर देख लीजिए। मान लेते हैं आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कि फिर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। अब आपके सामने तीन रास्ते हैं, या तो आप किसी की क्लास को ज्वाइन करेंगे, या कि फिर आप कोई सा पेन ड्राइव कोर्स खरीदेंगे, या कि फिर आप यूट्यूब पर ही वीडियोस देखेंगे। अब अगर आप में थोड़ी बहुत नॉलेज है और थोड़ी बहुत क्वालिटी है, तो आप इस बात को 2 मिनट में समझ जाएंगे कि सामने वाले में वाकई में नॉलेज, क्वालिटी और एक्सपीरियंस है, या कि फिर सामने वाला बेवकूफ बना रहा है। भाई, अगर 5 साल पहले भी आप जिंदगी बदलने वाले वीडियोज ही देख रहे थे और अभी भी आप जिंदगी बदलने वाले वीडियोज ही देख रहे हैं, तो देखिए, इसके कुल मिलाकर 2 मतलब होते हैं, जिसमें से पहला मतलब जो है वो तो खैर आप समझ ही चुके हैं। दूसरा मतलब यह है कि सामने वाला जो है ये आपको 5 साल से कूट कर बेवकूफ बना रहा है। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज, और देखिए, आप इस चीज को बिल्कुल लिख कर रख लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो वाकई में ज्ञानी है और जो वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वो आपको तब तक नहीं लेगा जब तक कि आप अपनी सीखने की काबिलियत सिद्ध नहीं कर देते। और देखिए, इसीलिए दुनिया में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बदलने का मादा रखती हैं, उन सभी में घुसने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें कि आपकी काबिलियत देखी जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ना केवल सक्सेसफुल होने के लिए, फेल होने तक के लिए काबिलियत का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब सवाल यह उठता है कि भाई, ये क्या बात हुई? ये बात ऐसे हुई कि अगर आप इस साल 5th क्लास में हो, तो अगले साल आप 10th क्लास में फेल नहीं हो सकते। यानी अगर आपको 10th क्लास में फेल होना है, तो उसके पहले आपको 9th क्लास तक की पढ़ाई पूरी करना पड़ेगी, और उसके बाद भी आपको 9th क्लास में कम से कम 34% लेकर आना पड़ेंगे। अगला श्लोक, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, किन्नु में स्यादिदम कृत्वा किन्नु में स्याद कुर्वतः इति संचिन्तयम कर्माणि प्राज्ञः कुर्वीत वानवा। देखिए, किसी भी तरह के काम को करने से पहले हमेशा सबसे पहले यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इतना सब कर लेने के बाद जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, उस बात को आपको किसी ऐसे व्यक्ति से कंफर्म करना चाहिए जिसकी नॉलेज, क्वालिटी और एक्सपीरियंस आपसे बहुत 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 ज्यादा हो। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, अविनीतम स्नेह मात्रेण न मंत्रे कुर्वीत। और एक सूत्र और ले लीजिए, श्रुतवंत मुपधा शुद्धम मंत्रिणम कुर्यात। देखिए, सलाह जो है ये हर किसी से नहीं ली जाती। सलाह हमेशा ऐसे इंसान से ही लेना चाहिए
जिसमें उस चीज से रिलेटेड नॉलेज भी हो, क्वालिटी भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और जो हमारा भला भी चाहता हो। और इन चारों में से अगर एक चीज भी नहीं होगी तो हम ऐसे इंसान से सलाह नहीं लेंगे। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। मान लेते हैं आपके पिता किसी स्कूल में टीचर हैं, पर आपको एक्टिंग में करियर बनाना है। तो देखिए, आपके पिता जो हैं इनमें नॉलेज भी है, क्वालिटी भी है, एक्सपीरियंस भी है और ये हमारा भला भी चाहते हैं। पर क्योंकि पहले की तीनों चीजें रिलेटेड नहीं हैं, आप अपने पिता से केवल आशीर्वाद लीजिए, सलाह मत लीजिए। अब इसके पहले कि मैं आपको आचार्य चाणक्य की भेद नीति को समझाऊं, आप सबसे पहले इस चीज को समझिए कि आचार्य चाणक्य जो हैं ये अपनी प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। और ये जो प्लानिंग जो है ये कोई ऐसी वैसी प्लानिंग नहीं है। आचार्य चाणक्य की प्लानिंग यानी ऐसी प्लानिंग जिस प्लानिंग की कोई काट नहीं है। यानी सामने वाला जो है ये हमसे बचने के लिए जो कुछ भी करेगा तो वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऐसा उसने प्लानिंग कर सोचा है। वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसका ऐसा करना हमारी प्लानिंग का ही हिस्सा होगा। और देखिए, इस तरह की प्लानिंग जो होती है उसे किस तरह से किया जाता है, उसके कुल मिलाकर 5 हिस्से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कर्मणामारंभोपायः, दूसरा है पुरुष द्रव्य संपत्, तीसरा है देश काल विभागो, चौथा है विनिपात प्रतिकारः और पांचवा है कार्य सिद्धिश्चेति। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको उस काम के बारे में ये पांचों की पांचों चीजें केवल मालूम ही नहीं होना चाहिए, आपके पास ये पांचों की पांचों चीजें लिखी हुई होना चाहिए। सबसे पहली चीज है काम को किस तरह से शुरू किया जाएगा, किसके साथ शुरू किया जाएगा और कब शुरू किया जाएगा। दूसरी चीज आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिस काम को भी आप करना चाहते हैं, आपके पास उस काम को करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या नहीं है, और यह भी कि आपके पास उस काम को करने की काबिलियत है या नहीं है। तीसरी चीज आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिस काम को भी आप करना चाहते हैं उस काम को करने का सबसे सही समय और सबसे सही जगह कौन सी होगी। चौथी चीज, और देखिए यह सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, कि आपको यह जरूर मालूम होना चाहिए कि अगर आपका काम बिगड़ जाता है तो फिर आप उसको किस तरह से सुधार सकते हैं। यानी आपका प्लान बी जो है आपके पास हमेशा तैयार होना चाहिए। और इतना सब प्लान कर चुकने के बाद हम इस बात की प्लानिंग भी करते हैं कि जब हमें अपने काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी तो फिर हम अपने आप को अपने दुश्मनों से किस तरह से बचाते चले जाएंगे और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इतनी सारी और इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करेंगे तो कितना सारा समय बेकार हो जाएगा। और इस चीज को समझने के लिए आप इस स्टडी को देखिए जो IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स वालों ने साथ में मिलकर करी है, जो ये कहती है कि 90% स्टार्टअप्स जो होते हैं 5 साल पूरा करने से पहले पहले उनका नामो निशान मिट जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास लंबी चौड़ी प्लानिंग करने के लिए ना तो टाइम होता है और ना ही दिमाग होता है। थोड़े बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, थोड़े बहुत केस स्टडीज वाले वीडियोस देखते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस खत्म हो जाता है। और उसके बाद जब उनके पास टाइम ही टाइम होता है तो उस टाइम में वो मोटिवेशनल वीडियोस तो फिर भी देखते हैं, पर साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल वीडियोस देखना भी शुरू कर देते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया बिजनेस में बर्बाद होने का तरीका। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि करियर को कैसे बर्बाद किया जाता है। देखिए, ज्यादातर लोग जो होते हैं ये अपने पूरे करियर में धक्के ही खाते रहते हैं, और इसलिए खाते रहते हैं क्योंकि वो कभी भी बैठकर इन 5 पॉइंट्स के बारे में नहीं सोचते। और देखिए, इस बात को आप जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि जितना समय और जितनी रिसर्च आप इस बात को मालूम करने में लगाते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, अगर आप केवल उतना ही समय इन 5 चीजों के बारे में सोचने में लगाएं कि आप किस चीज में करियर बना सकते हैं और उसकी शुरुआत कहां से की जाएगी, जिस लाइन में आप आगे जाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास भरपूर पैसा और भरपूर काबिलियत है या नहीं, जिस लाइन में भी आप जाना चाहते हैं
5 साल के बाद उसमें वर्क फोर्स की क्या डिमांड होगी। अगर सारे के सारे पत्ते उल्टे बैठ गए तो फिर आप क्या करेंगे, यानी आपका प्लान भी क्या रहेगा। और अगर सारे के सारे पत्ते सीधे बैठ गए तो फिर आप अपने करियर में और आगे कैसे बढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उसका सार ये है कि किसी भी काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसलिए होता है क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता। पर आपको अपने सभी प्लान्स के प्लान भी मालूम होना चाहिए, और इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ नहीं होता। और देखिए, ये जो कुछ भी मैंने कहा है ये सब कुछ आचार्य चाणक्य ने अपने 4 सूत्रों में कहा है, जो हैं मंत्रमूलाः सर्वारंभाः, दूसरा है उपाय पूर्वम न दुष्करम स्यात्, तीसरा है अनुपाय पूर्वम कार्यम कृतमपि विनश्यति, और चौथा है कार्यार्थी नाम उपाय एव सहायः। अब देखिए, ये तो हो गए बेसिक्स। बिजनेस का और करियर का एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि जब मैं आपको यह समझाना शुरू करूं कि बिना सामने आए दुश्मन को नुकसान किस तरह से पहुंचाया जाता है तो वो चीज सीधे सीधे आपके खून में उतर जाए। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को केवल नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने दुश्मन को या तो बर्बाद कर देना चाहिए या कि फिर उसकी हिम्मत तोड़ के रख देना चाहिए। और इसीलिए जब भी आप किसी से दुश्मनी मोल लें तो आपको अपना पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल इस बात को समझने में लगाना चाहिए कि आपका दुश्मन जो है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इसके बाद जब आपको अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी मालूम चल जाए तो फिर आइए दूसरे पॉइंट पर, और अब आप ये देखिए कि सामने वाले से दुश्मनी मोल लेने की आपकी औकात है या नहीं है। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर देख लीजिए। मान लेते हैं आप कहीं पर नौकरी करते हैं और आपका कोई सीनियर कलीग है या आपका बॉस है, और ये आपको हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं, आपके पीछे ही पड़े रहते हैं। आप इनसे 10,000 बार पंगा ले लीजिए और ये लोग आपको 10,000 बार नीचा दिखाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर यह चीज जो है ये केवल तभी तक रहती है और तभी तक ही रह सकती है जब तक कि आपको उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मालूम नहीं चल जाती। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पर, और तीसरा पॉइंट यह है कि जब तक सही समय नहीं हो तब तक कभी भी अपने दुश्मन पर चोट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन रहती ही है कि आपके कलीग जो हैं ये आपकी टांग खींचते रहते हैं और आपका बॉस जो है ये आपको नीचा दिखाता रहता है, तो फिर सबसे पहली चीज आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, और साथ ही साथ इधर उधर इंटरव्यूज देना भी शुरू कर देना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलेगा कि एक समय में आपके पास एक से ज्यादा जॉब ऑफर्स रहेंगे ही रहेंगे। अब जरा सा खुद सोचकर देखिए, अगर अपने कलीग की भी और अपने बॉस की भी आपको सबसे बड़ी कमजोरियां मालूम हो, साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल स्किल्स भी बहुत मजबूत हों, और साथ ही साथ आपके पास 1-2 जॉब ऑफर्स भी रखे हुए हों, तो ये जो टांग खींचना और नीचा दिखाना जो है ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और नहीं होता है तो अगर वो 1 सुनाए तो आप उनको 10 सुना सकते हो। अब आ जाइए चौथे पॉइंट पर। अगर सामने वाले ने पलट कर वार कर दिया, यानी अगर सामने वाले ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हम जो तुझे नीचा दिखाते हैं तो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि तेरी यही औकात है, या कि फिर अगर आपकी वहां पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? प्लान बी क्या है? भाई, प्रोफेशनल स्किल्स भी हैं हमारे पास और जॉब ऑफर भी हैं, बॉस को भी और कलीग को भी ऐसी सुनाकर आएंगे कि 1 हफ्ते तक दोनों को सिक लीव लेना पड़ जाएगी। दूसरी चीज देखिए, आप यह भी समझिए कि जितने समय तक जिस जगह पर आप नौकरी कर रहे होते हैं उतने समय तक और उस जगह पर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी नौकरी ही होती है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पर काम करें और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा लें तो आप इस बात को जानते हैं कि ना तो ये दुनिया की आखिरी कंपनी थी और ना ही ये दुनिया की आखिरी नौकरी है। अब आ जाइए 5वें पॉइंट पर। आपने सामने वाले से पंगा भी ले लिया, उसे बहुत अच्छी तरह से नीचा भी दिखा दिया, नौकरी भी मिल गई, आपको सुकून मिल गया। अब ये जो सुकून जो है ये बना रहे, इसके लिए आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जिसकी वजह से सामने वाला चाह कर भी
आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपने दुश्मनों को उलझा कर रख दो। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, जब भी हम किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़ते हैं या कि फिर जब हमें वहां से निकाला जाता है, तो कंपनी ही कहती है कि आप एक रेजिग्नेशन लेटर डाल दीजिए। और आमतौर पर लोग ये करते हैं कि उसमें कुछ जनरल सा फॉर्मेट लिख देते हैं कि आपकी कंपनी में काम किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू वेरी मच। और आमतौर पर यही करना भी चाहिए। पर अगर आप किसी कड़वाहट की वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं तो रेजिग्नेशन लेटर हमेशा 5 या 10 पेज का लिखा जाता है और पहले स्टेप में जो हमने अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरियां मालूम करी थीं, सब की सब उस रेजिग्नेशन लेटर में लिख दी जाती हैं। और जब आप इस रेजिग्नेशन लेटर को लिखें तो आपको बस केवल इतनी बात का ध्यान रखना है कि इस रेजिग्नेशन लेटर में एक बात भी झूठी नहीं होना चाहिए। एक चीज और भी है जो कि मैं चाहता हूं कि आप समझें। देखिए, वो लोग जो आपको परेशान किया करते थे, ऐसा हो सकता है कि आपके रेजिग्नेशन लेटर के बाद भी कंपनी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले या नहीं ले तो भी आपको कुछ नहीं मिलना है और नहीं ले तो भी आपको कुछ नहीं मिलना है। आपके पास तो नौकरी है और इसीलिए आप केवल अपने काम से काम रखिए। पर हम बस केवल इतना चाहते हैं कि अगर कंपनी ने इनमें से किसी को नौकरी से निकाल दिया तो इनमें से कोई सा भी बंदा हमारे पीछे नहीं आए। सवाल उठता है कि इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। और देखिए, इससे बचने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग जो आपको परेशान किया करते थे, वो इस बात को खुद ही समझ लेंगे कि अगर कोई बंदा इतना डिटेल्ड रेजिग्नेशन लेटर लिखकर कंपनी में डाल सकता है तो वो उस लेटर की कॉपी को सोशल मीडिया पर या किसी सरकारी जगह पर भी डाल सकता है। इस चीज को भी समझिए कि इतना सब करने से पहले एक बार अपने बॉस के बॉस से भी बात कर देख लेना चाहिए। पर वो बंदा जो आपको परेशानी दे रहा है, अगर वो खुद उस कंपनी का मालिक है तो देखिए फिर औकात वाली बात आ जाती है। दूसरी नौकरी ढूंढिए और चले जाइए। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धिर्भवति। देखिए, कोई भी काम हो सफल तभी होगा जब उसकी प्लानिंग सही होगी। और प्लानिंग जो है ये केवल तभी सफल होती है जब उस प्लान के बारे में केवल आपको ही मालूम हो और किसी को भी नहीं मालूम हो। अब सवाल ये उठता है कि भाई, जिन लोगों से हम मदद मांग रहे हैं या कि फिर जिन लोगों से हम अपना काम करवा रहे हैं, उन लोगों को तो हमें अपनी प्लानिंग बताना ही पड़ेगी। इसका क्या करें? और देखिए, बात तो एकदम सही ही है। प्लानिंग तो आपको बताना ही पड़ेगी, पर आप उन्हें प्लानिंग का केवल उतना ही हिस्सा बताएंगे जितने हिस्से का काम वो करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लानिंग चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर लीक हो जाए तो किसी काम की नहीं रहती। यानी मंत्र विस्रावी कार्यम नाशयति। और देखिए, ये जो बात है ये इतनी ज्यादा जरूरी बात है कि इस बात को आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र तक में लिखा हुआ है। तस्मान्नास्य परे विद्युः कर्म किंचिंच कीर्षितम आरब्धारस्तु जानीयुः आरब्धम कृतमेव वा। देखिए, दूसरों को यह बताना कि मैं ये करना चाहता हूं और मेरा मकसद ये है, ये इसी तरह से है कि जैसे आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो कि आओ और मेरे काम में रोड़े अटकाओ। और इसीलिए लोगों को आपकी इच्छा के बारे में और आपके मकसद के बारे में तभी और केवल तभी मालूम चलना चाहिए जब आप उसको हासिल कर चुके हो। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर देख लीजिए। देखिए, आपने काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को यह कहते हुए सुना होगा कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आप उसका ढिंडोरा पीट दो और सब लोगों को बता दो कि आप क्या करना चाहते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भले ही चाहे लोग आपको मोटिवेट करें या डीमोटिवेट करें, आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड बने रहोगे। मान लेते हैं आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं। अब आपने ये बात अपने सभी जान पहचान वालों को बता दी और 1-2 अटेम्प्ट के बाद आपने उस एग्जाम को निकाल भी दिया। भाई साहब, आपने कमाल कर दिया। पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको क्या लगता है लोग आपकी क्या इमेज बना रहे होंगे? और चलिए, बाहर वालों की बात तो फिर भी छोड़ ही देते हैं। आप अपने माँ बाप को तो अपने बचपन से ही जानते होंगे। 4 साल
और लगभग 10 लाख रुपया खर्च करने के बाद आपको क्या लगता है आपके माँ बाप आपके बारे में क्या राय बनाएंगे? और चलिए ये सब भी छोड़ दीजिए, अपनी जवानी के 4 साल किसी चीज में खपाने के बाद जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा तो फिर आप खुद सोचिए, आप खुद अपने बारे में क्या राय बनाएंगे? अब चलिए इन सभी चीजों को एक तरफ रख दीजिए और इस चीज पर जरा सा गहराई से विचार कर देखिए कि बजाय इसके कि आप सभी लोगों के आगे ढिंढोरा पीट देते, क्या इससे लाख गुना बेहतर ये नहीं होता कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप इन 5 पॉइंट्स के हिसाब से उसकी पूरी लंबी चौड़ी प्लानिंग करते और चुप रहते? और क्योंकि आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं जिसके लिए ज्यादा पढ़ाई करना पड़ती है, आप कोई सा भी घटिया सा स्कूल या कॉलेज ज्वाइन कर लेते और वहां पर पढ़ाना शुरू कर देते। नौकरी के बाद जितना टाइम भी बच रहा है उतने टाइम में जितनी ज्यादा मेहनत हो सकती है आप उतनी ज्यादा मेहनत करते, और उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप किसी अच्छे स्कूल या किसी अच्छे कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इन 1, 2, 3 या 4 सालों में जितने लोगों ने भी आपको बेवकूफ कहा है या बेवकूफ समझा है, आप उनके पास मिठाई लेकर जाते और उनका मुंह कड़वा करवा कर आते। अगला श्लोक, और देखिए ये बहुत ही ज्यादा कमाल का श्लोक है, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने ये मुदे तुम इच्छता तिमिरम रोषमयम धिया पुरः अविभिद्य निशाकृतम तमः प्रभया नांशुम ताप्युदीयते। यानी जिस तरह से सूरज रात की कालिमा को धीरे धीरे कर पूरा हटा देता है, उसी तरह से वो इंसान जो किसी भी काम के बारे में धीर गंभीर होकर सोचता है, वो अपनी बुद्धि और अपने विवेक से रोष, आवेश और अक्षमा से होने वाले अज्ञान के अंधकार को हटा देता है और उसको सही रास्ता अपने आप मालूम चल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी काम को जोश में आकर तो करना ही नहीं चाहिए और जुनून में आकर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भाई ठाकुर साहब जब जोश और जुनून में एकदम फड़फड़ा कर गए थे तो अपने दोनों हाथ कटवा कर लौटे थे, पर जब उन्होंने 5 पॉइंट्स के ऊपर सोचा, पूरी प्लानिंग बनाई, सही लोगों को रिक्रूट करा और अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करा, तो फिर उन्होंने गब्बर सिंह को केवल अपने पैरों से ही हरा दिया था। अब देखिए, आपने इस बात को लाखों बार सुना होगा कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो फिर आप में जोश होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। पर देखिए, जोश के साथ फिर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि समय के साथ साथ जोश ठंडा पड़ता चला जाता है, और जुनून के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि समय के साथ साथ जुनून जो है ये सोचने समझने की ताकत को खा जाता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि ऐसा हो सकता है कि आपके जोश और जुनून की वजह से आपको शुरुआत में थोड़ी बहुत सफलता मिल भी जाए, पर अगर आपकी सफलता जो है वो किसी प्लानिंग पर नहीं टिकी हुई है तो आपकी सफलता जो है वो कभी भी टिक कर नहीं रह पाएगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसलिए होता है क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता। पर आपको फिर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ नहीं होता। भाई, आपने इस बात को बहुत बार देखा भी होगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो बहुत धीर गंभीर होकर पूरी प्लानिंग बनाते हैं, उसे लीक भी नहीं होने देते, वो जो प्लानिंग है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट भी करते हैं, पर फिर भी ना तो उन्हें काम में सफलता मिलती है और ना ही वो अपने दुश्मनों को हरा पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, और देखिए, इसकी कुल मिलाकर 3 वजहें होती हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह यह होती है कि ज़्यादातर लोग अपना स्वॉट एनालिसिस सही तरह से नहीं कर पाते। दूसरी वजह यह होती है कि ज़्यादातर लोग अपने साथ देने वालों का या तो स्वॉट एनालिसिस करते ही नहीं हैं, या कि फिर वो उस एनालिसिस को सही तरह से नहीं कर पाते। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह होती है परसिवियरेंस की कमी। देखिए, चाहे कोई सा भी काम क्यों ना हो, सफलता उसमें केवल तभी मिलती है जब उसमें लंबे समय तक और लगकर मेहनत की जाए। और इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि किसी काम में आपकी सफलता निश्चित हो, तो सबसे पहली चीज आपको ये मालूम करना चाहिए कि उस काम के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद जितना ज्यादा निर्दयी होकर, यानी जितनी बेरहमी दिखाई जा सकती है,
उतनी बेरहमी के साथ आपको अपना और अपने साथ देने वालों का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। और देखिए, ये जो चीज़ है, इसमें बाल बराबर का भी फर्क नहीं किया जा सकता। आप बाल बराबर का फर्क कर कर देख लीजिए, आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी। और इसीलिए काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो और साथ देने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक आप उसे उस काम को करते हुए और उस काम को होते हुए नहीं देख लो, तब तक उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को ज़रा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। मान लेते हैं आपने अपना स्वॉट एनालिसिस किया और आपने ये पाया कि अगर मैं दिल लगाकर मेहनत करूं तो मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। थोड़े समय के बाद आपको ये समझ में आया कि ये 8 या 10 टॉपिक्स जो हैं, इनमें मुझे दिक्कत होती है, तो इसके लिए मुझे कोई सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। पर जो कोचिंग जो आपने ज्वाइन करी, तो आपने एडवर्टाइजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर ज्वाइन करी। आपने उस कोचिंग का और वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर का स्वॉट एनालिसिस किया ही नहीं। आपका टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और चांस भी जाएगा। अब देखिए, एक सवाल है जो यहाँ पर उठता है कि बिना कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हम कोचिंग का और कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर का स्वॉट एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। और देखिए, इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जिस कोचिंग को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके आसपास जो ठेले खड़े होते हैं जिसमें उस कोचिंग के स्टूडेंट्स आकर चाय या सिगरेट पीते हैं, आप उनमें से 20 या 30 स्टूडेंट से पूछिए और आपके सामने उस कोचिंग का भी और उस कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर का भी पूरा का पूरा स्वॉट एनालिसिस आ जाएगा। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप जब अपने होने वाले टीचर की काबिलियत के बारे में पूछें और सवाल करें तो आपको अजीब सा लगे। पर देखिए, फिर आप इस चीज़ को भी समझिए कि महाराज सुग्रीव की तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी और उन्हें हर हालत में मदद चाहिए थी, पर फिर भी भगवान श्री राम से मदद लेने से पहले उन्होंने इस बात का टेस्ट लिया कि भगवान श्री राम उनकी मदद कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और देखिए, इसीलिए पढ़ाई हो या लड़ाई हो, साथ देने वाले लोग और साथ देने वाली चीज़ें केवल और केवल ऐसी ही होना चाहिए जिन्हें समय की खराद पर परख कर देखा जा चुका हो। और देखिए, इस बात को आचार्य चाणक्य ने भी कहा हुआ है, यथा क्षीराश्रितम जलम क्षीरमेव भवति गुणवदाश्रया निर्गुणो अपि गुणी भवति। देखिए, हर इंसान का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है और चाहे वो 10 सिर का क्यों ना हो जाए और चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर की चीज नहीं कर सकता। पर अगर उसे कोई ऐसा काम करना है जो उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर का हो, तो फिर या तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना पड़ेगा जिसका प्रभाव क्षेत्र बहुत ही ज्यादा हो, या कि फिर उसे खत्म हो जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी दुश्मनी किसी ऐसे बंदे से हो जाती है कि जिसके सामने आपकी कोई औकात ही नहीं है, तो बजाय इसके कि आप उससे उलझें, आप उसकी दुश्मनी किसी ऐसे बंदे से करवा दीजिए कि जिसके सामने उसकी खुद की कोई औकात नहीं है। और देखिए, ये बात जो है, ये आचार्य चाणक्य की भेद नीति की सबसे जरूरी बात है, जो ये कहती है कि जब तक आप अपने दुश्मन की कमजोरियों को सही तरह से नहीं जान लेते, तब तक आपको उससे लड़ाई करना ही नहीं चाहिए। और इसके लिए सबसे पहली चीज आपको यह करना चाहिए कि आपको अपने दुश्मन के सामने या तो झुक जाना चाहिए या कि फिर उससे दोस्ती कर लेना चाहिए। और उस दोस्ती की आड़ में आपको उसकी कमजोरियां मालूम करना चाहिए और उन कमजोरियों को धीरे धीरे कर कर इतना ज्यादा बढ़ा देना चाहिए कि आपका दुश्मन अपने आप ही खत्म हो जाए। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि किसी से भी दुश्मनी मोल ले लेने से पहले आपको सबसे पहले ये 3 चीजें बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहली चीज ये है कि सामने वाले की कमजोरियां क्या हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि अगर आप जीत जाते हो तो आपको एग्जैक्टली क्या फायदा होगा और कितना फायदा होगा। और तीसरी चीज ये है कि आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि अगर आप हार जाते हो तो एग्जैक्टली आपको क्या नुकसान होगा और कितना नुकसान होगा। और जो भी इंसान इन तीनों चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर किसी काम को करना शुरू करता है या किसी से दुश्मनी मोल ले लेता है, तो आधी लड़ाई तो वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत जाता है। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए।
देखिए, महाराज शकुनी जो थे ये अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे और इनकी बहन जो थी ये अंधेरे से बहुत डरती थी। क्योंकि ताकत के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है, महाराज शकुनी को अपनी बहन की शादी महाराज धृतराष्ट्र से करवाना पड़ी। और ये जो चीज जो हुई ये महाराज शकुनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई करने की उनकी औकात नहीं थी, उन्होंने ये किया कि कौरवों की लड़ाई पांडवों से करवा दी। और इस बात में कहीं भी और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए, तो इसके लिए उन्होंने ये किया कि बचपन से ही दुर्योधन के दिल में पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के लिए जहर भरना शुरू कर दिया। और ये जो बात है ये आचार्य चाणक्य की भेद नीति की आखिरी और सबसे जरूरी बात है, जो ये कहती है कि जहां तक हो सके अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए खुद को कभी पिक्चर में लाना ही नहीं चाहिए। उसकी बर्बादी को हमेशा ऑटो पायलट पर लगा देना चाहिए, यानी व्यसने योज्येत शत्रुहु। कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक या कि फिर सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कौन सा लगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।